कल हम लोग पढ़ चुके थे यूनिफिकेशन तक हमने पढ़ा था, यूनिफिकेशन तक पढ़ा था ना, ठीक है ना। हम लोग का सिलेबस डिस्कस किया था, ठीक है। फिर हमने फिजिक्स की डेफिनेशन देखी थी, साइंस देखा था, और साइंस फिजिक्स को पढ़ने के दो प्रिंसिपल थे, यूनिफिकेशन था और रिडक्शनिज्म था। तो यूनिफिकेशन में हमने देखा था कि कई चीज़ों को पढ़ने के लिए एक सिंगल कॉन्सेप्ट का यूज करें, सिंगल लॉ को यूज करके कई कॉन्सेप्ट पढ़ें, डिफरेंट फिजिकल फिनोमेनन को पढ़ें, क्या कहते थे, यूनिफिकेशन कहते थे, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या होता है, देखिए, इट मीन्स अटेम्प्टिंग टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बिगर more complex system from the properties of its constituent simpler parts। मतलब एक बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को में तोड़ दें और फिर उसको सॉल्व करें तो एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। रिडक्शनिज्म से नाम से ही पता चल रहा है कि रिड्यूस कर देना, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना। जैसे आप समझते हो कि एक बड़े न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना पड़ता है, फिर सब मिला के फाइनल न्यूमेरिकल निकल रहा है, ठीक है ना। तो वही जो चीज होता है रिडक्शनिज्म, कि इट मीन्स अटेम्प्टिंग टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बिगर या मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट सिंपलर पार्ट्स। उन्हीं प्रॉपर्टीज की जो सिंपलर पार्ट्स में तोड़ के और एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोसेस को ही रिडक्शनिज्म कहते हैं, ठीक है ना। जैसे सिंपल से एग्जांपल से देखिए कि अगर हमको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, हमको टेम्परेचर पढ़ना पड़ेगा, बल्क सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। बल्क सिस्टम आप जानते हो, ये जो बल्क में हो, एक साथ हो, पार्ट्स में ना हो, बल्क सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, टेम्परेचर पढ़ना पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी पढ़ना पड़ेगा, इंट्रॉपी पढ़ना पड़ेगा। जब सभी चीज़ों के सिस्टम को हम लोग स्टडी कर लेंगे, सबके बारे में जान लेंगे, तो हम एक थर्मोडायनेमिक्स को भी स्टडी करेंगे। यानी थर्मोडायनेमिक्स बड़े कॉन्सेप्ट को पढ़ने के हमने क्या किया, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पढ़ा, ठीक है। सिमिलरली अगर हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टडी करनी है तो हमको पहले चार्ज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, चार्ज से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, और आपको पता है कि जब चार्ज फ्लो होता है तो करंट फ्लो होता है, और जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा। यानी एक बड़े से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पढ़ने के लिए हम लोग सभी चीज़ों को पढ़ना जरूरी है। यानी एक बड़े कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा जो उससे रिलेटेड हो, जो उससे रिलेटेड हो। देखो यहाँ पे साफ लिख रहा है, फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट सिंपलर पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट सिंपलर पार्ट, मतलब उनकी प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए। छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो बड़े वाले मोस्ट कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो रिडक्शनिज्म क्लियर है कि बड़े कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को जो उससे सिमिलर प्रॉपर्टीज के हैं उनको पढ़ा जाता है, तभी हम बड़े कॉन्सेप्ट्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टडी फिजिक्स। तो दो मेथड थे, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर। हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट टॉपिक जो इस फिजिकल वर्ड का है वो है स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को पढ़ने के लिए दो ब्रॉड सेक्शन में डिवाइड किया गया, एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, और एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। मैक्रो मतलब बड़ा, लार्ज, और माइक्रोस्कोप मतलब छोटी छोटी चीजें। इस मैक्रोस्कोपिक लेवल में क्लासिकल फिजिक्स आया। जैसे आपने जी क्लासिक सुना होगा, जो ओल्ड मूवी आती है, ओल्ड मूवी आती है ना, पुरानी चीजें, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। इस क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या आता है, इस क्लासिकल फिजिक्स में आता है मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स। इतनी चीजें क्या आती हैं, क्लासिकल फिजिक्स में आती हैं, क्लियर। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो फिजिक्स आती है उसको कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। और उस क्वांटम फिजिक्स का हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तब से क्या हुआ, मॉडर्न फिजिक्स आया। जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, तब से जो फिजिक्स आया उसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। और जो मॉडर्न फिजिक्स, आज की जो मॉडर्न फिजिक्स है, उसको पढ़ने के लिए चूंकि पहले की चीज़ें काम में नहीं आती, इसलिए इसको अलग कर दिया गया, मॉडर्न बना दिया गया, क्लियर है। तो फिजिक्स को दो ब्रॉड लेवल पे क्लासीफाई किया गया, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, सॉरी एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे और एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। मैक्रोस्कोपिक लेवल में क्लासिकल फिजिक्स आएगा और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटम फिजिक्स आएगा, मॉडर्न फिजिक्स आएगा। इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 12th में पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स को, ठीक। क्लासिकल फिजिक्स में जो आएगा वो आएगा मैकेनिक्स, ठीक, मैकेनिक्स आएगा, थर्मोडायनेमिक्स आएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आएगा और ऑप्टिक्स आएगा।
थर्मोडायनेमिक्स अभी आप लोग पहले क्लियर कर चुका हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी पढ़ना पड़ेगा, टेम्परेचर पढ़ना पड़ेगा, इंट्रॉपी पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, इंट्रॉपी पढ़ना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब क्या आ जाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आ जाएंगे। और ये हमको किसमें पढ़ना है, 11th में पढ़ना है। 11th में पढ़ना आपको सिलेबस बता चुका हूँ। मैकेनिक्स में आपको किसमें पढ़ना है, 11th में पढ़ना है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स किसमें पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। ऑप्टिक्स किसमें पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको 12th में पढ़नी है। अब देखिए मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना है। मैकेनिक्स के अंदर आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है, जहां पे फोर्स को कंसीडर नहीं किया जाता है, नॉट कंसीडर फोर्स, नॉट कंसीडर फोर्स, फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। मोशन तो होगा, मोशन तो होगा, पर फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, फिर लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे जिसमें फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साउंड वेव्स पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी पढ़ेंगे। रिजिड बॉडी जो कट सॉलिड होती है, जिसको आप प्रेस करेंगे तो उसकी शेप साइज चेंज नहीं होता, उसको रिजिड बॉडी कहते हैं। इसी में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, जो आपको सिलेबस में समझा चुका हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स क्या था। इसी में हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ेंगे और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ेंगे। मतलब ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है, मैकेनिक्स के अंदर आती हैं। और ये सब चीज़ें किसमें हमको पढ़नी है, 11th में पढ़नी है। ठीक है, फिर आती है नेक्स्ट सेक्शन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये हमको किसमें पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चार्ज पढ़ेंगे। किस क्या पढ़ेंगे, चार्ज पढ़ेंगे। और चार्ज जब फ्लो होता है तो करंट फ्लो होता है, आपको पता है। और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। और जब करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, ईएम वेव जनरेट होता है। तो ये सब किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आएगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आएगा। क्लियर है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट सेक्शन क्या आ जाएगा, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर दो पार्ट्स आएंगे, एक रे ऑप्टिक्स आएगा और एक वेव ऑप्टिक्स आएगा। क्या आएगा, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर, लेंथ, ये सब चीज़ें किसमें पढ़ेंगे हम लोग, रे ऑप्टिक्स से पढ़ेंगे। और नेक्स्ट सेक्शन हमारा होगा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, जो भी 3D क्लासेज के बारे में सुना होगा। 3D जो ग्लास होता है ना, इसमें मूवी वगैरह देखने के लिए यूज किया जाता है, वो पोलराइजेशन के अंदर ही आता है। पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो ये सब किसमें हम लोग पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन पढ़ेंगे हम लोग। ये किस में पढ़ेंगे हम लोग, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये सब किसी टॉपिक है, ये भी 12th में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, क्लियर है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सोसाइटी, फिजिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी। कि फिजिक्स सोसाइटी में कैसे फ्रूटफुल है सोसाइटी के लिए। तो मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट्स इन फिजिक्स हैव ए डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। ठीक है ना, फिजिक्स के कई डेवलपमेंट की वजह से सोसाइटी में इंप्रूवमेंट हुआ है। जैसे टेलीफोन का आविष्कार हो गया, रेडियो बन गया, टेलीविजन बन गया, कंप्यूटर्स बन गए, जिसकी वजह से क्या हो रही है, आज हमारी सोसाइटी, हमारा जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कह सकते हैं, वो क्या बढ़ रहा है। हम टेलीफोन से बात कर सकते हैं, रेडियो से चीज़ें बन सकते हैं, टेलीविजन से आज हम लोग लाइव टेलीकास्ट करते हैं, कंप्यूटर तो आज पूरा कंप्यूटर का जमाना ही है। सब किसके कारण है, फिजिक्स के कारण है। ठीक है, तो ये सोसाइटी को कैसे फ्रूटफुल हुआ, इसी चीज में बताने चाहिए, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक, अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। फिजिक्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक, देखिए एक सेमीकंडक्टर क्लास 9 में पढ़ा होगा या क्लास 10 में मैंने पढ़ाया होगा। सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ाया था। सेमीकंडक्टर्स क्या थे, वे थे जो कि कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा होती थी। उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम आता था, याद आ रहा है, जर्मेनियम और सिलिकॉन आया था। जब इसकी खोज की गई तो इसकी खोज करके हमने क्या बनाया, डायोड बनाया। डायोड से फिर ट्रांजिस्टर बनाया, ट्रांजिस्टर से फिर लॉजिक गेट्स बनाए, लॉजिक गेट से मेमोरी बनाया, रैम रोम, आप लोग मोबाइल में जानते हुए माइक्रो प्रोसेसर होता है, और कंप्यूटर। यानी धीरे धीरे चीज़ें क्या हुई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और हमने एक नई चीज़ बनाते गए और कंप्यूटर आज यूज हो गया। यानी छोटी चीज़ से हमने क्या किया, छोटी चीज़ से हमने डेवलपमेंट धीरे धीरे इंप्रूवमेंट किया। क्लियर, जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती गई और हमको क्या हुआ, हमने यूज कर लिया। क्लियर। और दूसरी चीज़ देखो, दूसरे तरीके से टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि क्या हुआ कि स्टीम इंजन बना लिया गया। अभी थर्मोडायनेमिक्स नहीं आया था, दोनों मंत्र समझिएगा। इसमें सेमीकंडक्टर आया तब कंप्यूटर आया, इसमें स्टीम इंजन बन गया। स्टीम इंजन क्या हो गया, बन गया। पर स्टीम इंजन की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, तब हमने थर्मोडायनेमिक्स लाए।
तब थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोपी ला, एफिशिएंसी ऑफ इंजन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। जैसे आप लोग गाड़ी का इंजन देखे होगे 100 सीसी, ये 150 सीसी, ठीक है ना। तो सब चीज़ क्या है कि कैसे एडवांसमेंट लाया जाए किसी भी इंजन में, उसके बाद क्या हुआ, थर्मोडायनेमिक्स, इंट्रोपी और एफिशिएंसी आया, ठीक है ना। और टर्म्स भी हैं, तो यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि छोटी चीज़ में धीरे धीरे एडवांस करके कंप्यूटर लाए, और इसमें क्या हुआ कि आ गया, उसके बाद हमने उसको एडवांसमेंट लाने के लिए हमने क्या किया, फिर स्टडी किया। तो इसमें स्टडी करके एडवांसमेंट लाए, इसमें एडवांसमेंट लाने के लिए स्टडी किया गया, दोनों में अंतर है। क्लियर है। कुछ देख लीजिए, इसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ टेक्नोलॉजी है, कुछ चीज़ें बनी हुई है और किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग ये देखेंगे। तो देखिए स्टीम इंजन क्या है। स्टीम इंजन जो है वो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करता है। फिजिक्स के किस लॉ पे काम करता है, थर्मोडायनेमिक्स के। जो रॉकेट है वो न्यूटन लॉ के मोशन ऑफ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है। कौन सा लॉ, थर्ड लॉ यूज करते हैं, न्यूटन्स का थर्ड लॉ के प्रिंसिपल पे रॉकेट काम करता है। एरोप्लेन क्या है, बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर आया था ना, मैंने बताया था। एरोप्लेन किस पे काम करता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल पर। बर्नौलीज प्रिंसिपल किस पे काम करता है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। जो सोनार है, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिससे हम लोग क्या होती थी, सी की डेप्थ निकालते थे, वो किस पे होता था, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासाउंड वेव भेजते थे, वो लौट के आती थी, तो क्या होता था, सोनार उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे ऑप्टिकल फाइबर है, जो भी आप चीज़ देख रहे हो, जो भी केबल्स पे पिछाए जा रहे हैं, टेलीफोन का कन्वर्सेशन हो रहा है बड़ी से 2 किलोमीटर्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल की वजह से ही हो रहा है। और वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। लाइट में मैंने पढ़ाया होगा क्लास 10th में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। क्लियर। तो कैसे टेक्नोलॉजी, फिजिक्स रिलेटेड है टेक्नोलॉजी से, ये सब चीज़ें किस प्रिंसिपल पे क्या काम करता है, ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें हमको पढ़नी है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ पे कुछ सम ग्रेट फिजिसिस्ट हैं, उनके कंट्रीब्यूशन क्या है ये हम लोग देखते हैं। स्पेशली हम लोग इंडियन के बारे में देखेंगे और जो फेमस है वही देखेंगे। देखिए सीवी रमन ने क्या निकाला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की खोज सीवी रमन ने की थी, जो इंडिया से थे। जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स को डिस्कवर किया था इन्होंने। क्या किया था, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स, ये जाननी चाहिए स्पेशली जनरल फॉर जनरल नॉलेज। एम.एन. शाह, ये भी इंडिया से हैं। इन्होंने क्या बताया था, थर्मल आयोनाइजेशन, थर्मल हीट से टेम्परेचर से रिलेट करता है, टेम्परेचर से रिलेट करता है। थर्मल का मतलब ही आता है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन आप केमिस्ट्री में जैसे आयन होते हैं ना, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, वही चीज़। एस.एन. बोस, ये भी क्या थे, इंडिया से रिलेटेड करते थे। इन्होंने क्या बताया था, क्वांटम फिजिक्स। एस.एन. बोस किससे रिलेटेड थे, क्वांटम फिजिक्स से। न्यूटन ने क्या बताया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। रोंगटन, डब्ल्यू रोंगटन ने क्या बताया था, एक्सरे की खोज की थी रोंगटन ने। मैडम क्यूरी ने क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। मैडम क्यूरी ने क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। माइकल फेराडे ने किसकी खोज की थी, जनरेटर की, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। जो किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, ठीक। आइंस्टीन ने क्या निकाला था, आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था, इसी कारण इनको नोबेल प्राइज मिला था। आइंस्टीन को किस पे कारण नोबेल प्राइज मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण, ठीक। और जे थॉमसन आपको पता है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। क्लियर है। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा है, पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखवा दिया है, ठीक है, नोट्स में है जो भी चीज़ें हैं। अब क्लियर है। कुछ एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हैं, रिस्पॉन्स आप लोग करिएगा, ठीक है। जितना मैंने अपना बेस्ट देना चाहा, इसमें कुछ बहुत खास बात नहीं है। पहला चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम चीज़ें याद ही करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सब चीज़ समझ में आई होगी, क्लियर है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।